इलेक्ट्रिक सर्किट और मल्टीपल लूप में क्या होता है कि जैसे अगर मैं सिंपल सा इस तरह से कोई क्वेश्चन ले लूं, पहले मैं आपको देता हूं, आप उसको अटेम्प्ट कर लो कि दिस इज अ सर्किट, यहाँ पे एक बैटरी अटैच्ड है और इससे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, इससे एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है, लाइक दैट, है ना। तो ये आपकी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सपोज दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 3 ओम, है ना, कि 6 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम का देयर इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, दिस इज 30 वोल्ट, है ना, और ये आपके 15 वोल्ट की है ना, कि 30 वोल्ट की एक बैटरी है, दूसरी क्या है बेसिकली आपके 15 वोल्ट की, है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका कंसेप्ट ये होता है, आपको ये कैलकुलेट करने आता है कि करंट कहाँ से कितनी कितनी फ्लो हो रही है ना, कि फाइंड आउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि फाइंड आउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ से कितना कितना करंट फ्लो होगा आपका, है ना, कि भाई कितनी कितनी करंट कहाँ कहाँ से फ्लो होगी, है ना। तो देखो, एक तो किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना, कि भाई इसमें आप क्या करते हो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई करंट एज्यूम कर लेते हैं और फिर इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ट्राई करो, आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें, है ना, कि कितनी कितनी करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितनी करंट फ्लो होगी, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो। है, थोड़ा सा आप ट्राई करो इसे। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, है ना, कोई नहीं, आप कर लोगे इससे दूसरे मेथड से, मैं अपने मेथड पे आ जाता हूँ, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको आते हैं ना, आपको सॉल्व करना होता है, तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। इससे आपका ना बहुत जल्दी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं, है ना, कि नोडल एनालिसिस में कोई इक्वेशंस वगैरह बनानी नहीं पड़ती आपको, ऑटोमेटिकली मतलब विद इन, जैसे आपने क्वेश्चंस देखा आपको तुरंत उसका आंसर आ जाता है ना, आप सॉल्व कर लोगे, दैट आई नो, कि भाई ये 30 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, 6 है ओम है, 3 ओम है, तो कितनी कितनी करंट कहाँ कहाँ फ्लो होगी। मेरा जो पर्पस है कि आज हम नोडल एनालिसिस पे फोकस करते हैं। तो नोडल एनालिसिस का पहला स्टेप क्या होता है ना, कि हम यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि वी एज्यूम पोटेंशियल, कि भाई कोई भी एक आपने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ का पोटेंशियल सपोज कोई एक्स है ना, कि हमने यहाँ पे एक्स पोटेंशियल एज्यूम कर लिया कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, बेसिकली आपका एक्स है, तो एज्यूम, है ना, पोटेंशियल, या इसको पोटेंशियल पहले जीरो ले लो, है ना, पोटेंशियल एट ए जंक्शन, है ना, एज ए रेफरेंस, एज ए रेफरेंस, है ना, कि पहला स्टेप ये होता है कि कोई भी पोटेंशियल हम लेते हैं उसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो जहां पे आप रेफरेंस लोगे उसको जीरो ले लोगे, तो आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, बेसिकली आपका जीरो, है ना। तो पहला स्टेप ये है, इज रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल, है ना, कि जीरो पोटेंशियल का आपने यहाँ पे क्या ले लिया, बेसिकली आपका कोई रेफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल आपका जीरो है, आपको तो अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप इसमें ये होती है, फाइंड आउट, है ना, पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, भाई जो भी आपने रेफरेंस लिया है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का हम पोटेंशियल क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर ये जीरो है तो बीच में कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, बेसिकली आपका जीरो होगा। तो जीरो से जैसे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो हो जाएगी ना, वो आपकी 30 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में जब भी जानते हैं तो +30 का गेन हो जाएगा, तो जीरो है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो ऐड हो गया 30,
अगर ये 0 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो यहाँ पे 15 ऐड हो गए, है ना। तो आपने बोला कि भाई 0 आपने यहाँ एज्यूम किया, इसके रिस्पेक्ट में ये 30 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता चल जाए ना तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और वो पॉइंट ये वाला है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि अप्लाई, है ना, किरचॉफ करंट लॉ एट ए जंक्शन ऑफ, है ना, अननोन पोटेंशियल, अननोन पोटेंशियल, कि जहां पे पोटेंशियल अननोन है वहां पे हम किरचॉफ करंट लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ हो गया। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे सारी करंट का सम 0 होगा, सिग्मा ए 0। मतलब सब इनकमिंग आउटगोइंग करंट का अगर हम सम करें तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट हो जाएगी, तो सिग्मा ए 0 हो जाएगा। और आई की वैल्यू किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये आपकी होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। क्या आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बेसिकली आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे सारी जगह पे करंट निकालनी है ना, अभी ये एरो यहाँ से हटाया था मैं, यहाँ पे एरो का उतना रिलेवेंस नहीं है ना, कि यहाँ से एरो का उतना रिलेवेंस आपका नहीं है। आई विल रिमूव दिस एरो, है ना। ये रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, क्योंकि एरो तो बाद में जो डायरेक्शन होगी करंट उसके अकॉर्डिंग हम शो कर ही देंगे। वैसे मैंने सही शो किया है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं इसलिए मैंने एरो हटा दिया यहाँ से। तो पहले मैं देखूंगा कि इस 30 की तरफ कितनी करंट जाएगी। तो मैं लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा x माइनस 30 बाई आपका बीच में आपका 3 आ गया, है ना, कि x माइनस 30 बाई क्या आ गया, इसलिए आपका 3 आ गया। प्लस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका x माइनस 15 अपॉन 6। प्लस हम देखेंगे नीचे कितनी करंट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका x माइनस 0/3, है ना, कि मैंने एक करंट निकाल रहा हूँ। तो भाई करंट क्या होता है, x माइनस 30/3 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, x माइनस 15/6 एंड x माइनस 0/3 आ जाएगा। और सारी करंट का जो सम होगा जंक्शन पे वो 0 होगा। तो इससे आप x कैलकुलेट कर लो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x कितनी आ रही है आपकी। एक बार x आ गया मीन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बार x ट्राई करो कितना आ रहा है आपका, देखो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। हाँ बिल्कुल सही। सर 15। हाँ 15 वोल्ट आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो समर्पित आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो x की वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो अननोन पॉइंट्स था उसका पोटेंशियल जो है 15 वोल्ट है। तो 3 ही स्टेप होते हैं इसमें एनालिसिस में, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम बहुत कम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई आपने क्या किया, एक रेफरेंस में 0 ले लिया, उस 0 के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, और जो अननोन है उसको एक्स एज्यूम कर लिया, और जहां पे अननोन होता है वहां पे सारे करंट का सम आप 0 कर दो, तो एक्स इक्वल टू 15 वोल्ट आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर इस एक्स की जगह पे आपका 15 वोल्ट आ गया, इफ एक्स इज 15 वोल्ट, तो अगेन वही है कि करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे 30 इज मोर देन 15, तो यहाँ पे करंट जाएगी, और ये करंट कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 15/3, तो दिस करंट इज द 5 एम्पियर, है ना। ये करंट 5 एम्पियर हो जाएगी। ये 15 है, ये 0 है, तो 15 से 0 की तरफ करंट जाएगी, है ना। तो 15 माइनस 0/3 ये भी 5 एम्पियर होगी, है ना, कि ये भी करंट क्या होगी, इसलिए आपकी 5 एम्पियर। यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, इसलिए आपकी 0 होती है ना। तो सिंपल सा इस सर्किट में क्या होगा, 5 एम्पियर करंट यहीं पे मूव करेगी, इस तरफ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है, बीच में रेजिस्टेंस है ना। तो ये नोडल एनालिसिस होता है। तो इसमें नॉर्मली वही किरचॉफ लॉ का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ना, किरचॉफ लॉ को ही थोड़ा सा हम इफेक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें तो फिर भी एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ा
है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी इक्वेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल आपका नोडल एनालिसिस यूज करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना। बस ये अननोन आ जाएगा, अननोन के बाद सीधे अप्लाई कर देना। यहाँ पे 5 एम्पियर होगी, यहाँ पे 5 एम्पियर होगी, और इस जगह पे चूंकि पोटेंशियल रेफरेंस की वैल्यू 0 है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0 हो जाएगी। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए नोडल एनालिसिस, है ना। तो आप लिख लो उसे। है ना, ये आपका क्या, राइट। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि नोडल एनालिसिस या अदरवाइज जो भी आपको सुटेबल मेथड लगता है ना। मैंने नोडल बताया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, तो अप्लाई दोज मेथड ऑल्सो। एज एग्जाम्पल वन अगर मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँ, तो जस्ट आई विल प्लॉट वन सर्किट हियर, है ना। कि यहाँ पे मैं एक सर्किट प्लॉट कर देता हूँ एज एग्जाम्पल वन, है ना। इसमें तो फिर भी आपको जरूरत पड़ी एक इक्वेशन की, अदरवाइज इक्वेशन की जरूरत है भी नहीं, है ना। तो इक्वेशन वन में जस्ट आपको ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज अ 3 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 3 ओम रेजिस्टेंस है, और बीच में एक आपका 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, है ना। और यहाँ पे एक आपने बैटरी अटैच कर दी, और सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बैटरी आपकी आ गई, है ना। तो इसमें आप रेजिस्टेंस को मार्क कर देते हैं हम, ये रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है, ये भी आपका 3 ओम का है, और ये भी 3 ओम का है ना। और ये आपका जो पोटेंशियल है ये 9 वोल्ट हो गया, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये आपका 18 वोल्ट हो गया, है ना। अब आपको इस केस में भी सेम क्वेश्चन का आंसर देना है कि फाइंड आउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। तो देखो ट्राई करो, क्या आंसर मुझे दो, क्या क्या आ रहा है आपका आंसर, मैसेज करना मुझे आंसर जो भी आपका आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ कि भाई यहाँ से अगर कुछ I1 करंट जा रही है, और यहाँ से अगर I2 जा रही है, और यहाँ से अगर I3 जा रही है ना। तो I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी होगी, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, और I3 कितना, ये आपको कैलकुलेट करना है। हाँ अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ समर्पित सिंह, योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है आपका। है ना, देखो कितना टाइम लगा, कोई मतलब मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसे, वही मैंने बताया आपको।
ठीक बता रहे हो आप आंसर, है ना? तो बिल्कुल सही आपने इसी तरह से किया कि रेफरेंस पोटेंशियल यहाँ पे 0 ले लिया, और अगर ये 0 होगा तो 18 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो 9 हो जाएगा, है ना? और जहां पे अननोन पोटेंशियल था उसको एक्सेस कर लिया, और जहां पे अननोन पोटेंशियल था वहां पे सिग्मा आई इक्वल टू 0 लगाना होता है आपको, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका x माइनस 18/3, ये वाली करंट x माइनस 18/3, प्लस आपका हो गया इधर वाली करंट, तो ये आपका हो गया x माइनस 9/3, है ना? प्लस नीचे वाली करंट, ये आपको हो जाएगा x माइनस 0/3, सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अननोन पोटेंशियल होगा, इनफैक्ट ये 9 वोल्ट आ गया, बाई चांस की बात है कि भाई 9 वोल्ट ही आ रहा है, अदरवाइज कोई डिफरेंट भी आ सकता है ना? तो जैसे 9 वोल्ट आ गया यहाँ पे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? कि जैसे आपने यहाँ पे 9 वोल्ट निकाला, 9 वोल्ट आने के बाद दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, है ना? कि क्वेश्चंस क्या हो गया बेसिकली आपके सॉल्व हो गए, कि आपका कितना हो गया बेसिकली आपका 9 वोल्ट, है ना? तो अगर 9 वोल्ट है तो आपको होता है कि आपने सही दिया है, 18 माइनस 9/3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब I1 की वैल्यू 3 एम्पियर होगी, 9 माइनस 0/3 ये भी 3 एम्पियर होगा, और अगर 3 एम्पियर यहीं पे चली गई फिर तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये भी 9 वोल्ट है, ये भी 9 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी, है ना? तो बिल्कुल सही आपका आंसर था, I1 I2 इक्वल होंगे 3 एम्पियर के इक्वल, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी, है ना? कि I3 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, और मैंने कई बार बोला है कि कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ना कोई आपको मतलब एक तो फिर भी एक इक्वेशन आप लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में मैं दूंगा, लेकिन कई बार आपको इक्वेशन नहीं भी लिखना पड़ेगा, है ना? जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे एज एग्जांपल 2, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीजों को, लेकिन एक्चुअली दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन पहले से सिंपल है ये। भाई यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा ली, है ना? कि इस तरह से आपने यहाँ पे क्या टाइम एज्यूम कर लिया बेसिकली आपका एक बैटरी, लाइक दैट, है ना? और एक बैटरी आपने यहाँ पे भी लगा दी, इससे एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल सा एक कोई कंडक्टिंग वायर है ना? इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना? ये जानबूझ के दिया है ताकि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए, और इससे एक आपने और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, ये कोई सर्किट का नेटवर्क है ना? आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ये वाला वोल्टेज है, ये सपोज आपका 8 वोल्ट हो गया, ये आपका 12 वोल्ट हो गया, है ना? और रेजिस्टेंस भी देते हैं कि 8 वोल्ट, ये आपका सपोज आपका 5 ओम हो गया, है ना? या इसको 5 की बजाय आप ये ले लो, 5 की बजाय इसको मैं 4 वोल्ट ओम ले लेता हूँ, है ना? और ये दोनों रेजिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज आपका 2 ओम एंड 3, 2 ओम एंड, हाँ 2 ओम ले लेते हैं, 2 एंड 2, है ना? अब आपको इस केस में बताना है कि फाइंड आउट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ से कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, मतलब अगर यहाँ से कोई करंट आपकी कोई I1 जा रही है, तो आपको पता है ये वाली करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से कोई करंट I2 जाएगी, है ना? ये करंट आपका I3 चला जाएगा, है ना? ऐसे मतलब उसमें तो बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, I3 हो गया, यहाँ पे जो करंट होगी, हो सकता है कि मैं तो नहीं, मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ सही या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से सब डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे मर्ज होगी, तो यहाँ पे करंट कोई I4 हो गई, ये करंट आपकी I5 हो गई, और ये करंट यहाँ पे आपकी I6 हो गई, तो आपको सारी करंट बतानी है कि कहाँ से कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, कि I1 I2 I3 I4 I6 आपका कितना होगा, थोड़ा सा ट्राई करो। एंड I6 कितना होगा ये आपको बताना है।
है ना, मतलब तो किरचॉफ मेथड से करोगे तो नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है ना, कुछ कम कर सकते थे हम अननोन्स किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके, है ना, अदरवाइज नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो इन नोडल से 1 मिनट में आ जाएगा, किसी इक्वेशन की इसमें जरूरत ही नहीं आपको, यू डोंट रिक्वायर एनी इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्शन तो जस्ट मैंने एज्यूम किए, अगर डायरेक्शन आपकी अपोजिट आ रही है मतलब वो चीज नेगेटिव हो जाएगी, उसमें हो सकता है ऐसा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इसके बाद में एक दूंगा उसको आप सॉल्व करना, राइट। थोड़ा सा बड़े पेज पे इसको करते हैं अच्छे से, है ना। तो पर्पज ये था कि एक सर्किट आपको दे दिया गया था, और इसमें दो बैटरी थी 18 एंड 12 वोल्ट की, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम एंड ये 4 ओम था। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह पे होगा करंट, है ना, तो करंट की वैल्यू I1 I2 I3 I4 I5 से I6 कितनी होगी, है ना, इसको हम कैसे बहुत जल्दी कैलकुलेट करें।
है ना। वैसे मतलब इक्वेशंस बना बना के सॉल्व करके तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हैं, तो उतने इक्वेशंस आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन ये देखो, स्किल्स यूज करें ना, इसी को तो स्किल्स बोलते हैं हम। तो सर्किट की बहुत सारी स्किल्स होती है ना, तो उसका थोड़ा सा भी स्किल्स अगर मैं सही से यूज करूँ इसमें, तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब मेंटली सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। तो आपका जो सर्किट था, इफ आई रीड्रॉ इट, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं हम इसे। तो इसको अगर मैं इधर रीड्रॉ करूं, तो ये आपका हो गया था बेसिकली आपका 8, है ना। यहाँ पे आपका ये आ गया था 12, राइट। और इससे आपने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लिया था कि दिस इज द रेजिस्टेंस, कि एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया था ऐसे, और बीच में रेजिस्टेंस के कुछ मैशअप बने हुए थे। तो एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया जानबूझ के, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए। रेजिस्टेंस होगा तो भी आप कर सकते थे एक्स एज्यूम करके, है ना। इसमें कोई एक्स एज्यूम करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई इसमें अननोन पॉइंट्स है ही नहीं, है ना। तो इसने बोला था कि भाई ये 8 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, 2 ओम है, और ये 4 ओम है। करंट कितनी कितनी फ्लो। तो सबसे पहले तो आपको वो जो स्टेप्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं, तो सबसे पहला आपका स्टेप था कि एज्यूम पोटेंशियल एट ए जंक्शन एज ए रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल, कि पहले तो हम जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम पहली बात है, जीरो कहाँ पे लें। तो देखो, जीरो हम ऐसी जगह पे लेते हैं जहां से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल जाए। तो मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जीरो ले लूंगा। वैसे आप कहीं और भी ले सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल तो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करंट तो पोटेंशियल रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना, वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। तो अगर ये जीरो है, तो अगर यहाँ मैंने जीरो एज्यूम किया, तो अगर जीरो है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए हम तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट होगा। अगर ये जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये 12 है तो बीच में तो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, ये भी 12 हो जाएगा, तो आपको कोई एक्स की जरूरत है ही नहीं। यही मतलब की पॉइंट है इसमें, कि भाई रेसिस्टेंस होगा तब तो पोटेंशियल चेंज होगा, अगर पोटेंशियल कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है बीच में, तो ये पूरा 12 भी पे रहेगा। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 पे होगा। तो आप देखो, इसमें अननोन पॉइंट तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो अननोन पॉइंट। अगर ये 8 है तो यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये भी 8 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा, बस। अगर अननोन कोई है ही नहीं एक्स, तो आपको एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही कुछ सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखो, पहले हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में ना, पहले हम रेजिस्टेंस करंट निकालते हैं थ्रू रेजिस्टेंस, है ना। कि इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वी फाइंड आउट करंट थ्रू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू रेजिस्टेंस, कि सबसे पहले हम करंट निकालते हैं जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां पे, है ना। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप आपका ये हो गया कि फर्स्ट हम निकालेंगे जहां जहां रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट की वैल्यू होती है, वो आपकी होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप देखो, ये 12 है, ये 4 है, तो 12 माइनस 12 है और ये 8 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 8 हो गया बाई 4। तो 12 माइनस 8 भी 4 होगा, और ये भी 4 है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो जाएगी। और 1 एम्पियर की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो 12 से 8 की तरफ होगी, और 1 एम्पियर होगी, मतलब यहाँ पे हर जगह पे 1 एम्पियर करंट आ गई, ये सारी 1 एम्पियर करंट फ्लो। तो ये करंट आपकी आ गई 1 एम्पियर, है ना। तो इसको आपने क्या नाम दिया था मुझे नहीं पता, वहां पे सर्किट में वो कोई भी है, यहाँ पे 1 एम्पियर होगा करंट। अब हम देखते हैं और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक ये रेजिस्टेंस है 12, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 8/2, तो 12 - 8 तो 4 हो गया, 4/2 यहाँ पे 2 एम्पियर, 12 से 8 की तरफ। तो यहाँ पे करंट आपकी 2 एम्पियर होगी, है ना। ये आपका 12 है और ये 0 है, तो 12 - 0/2, है ना। यहाँ पे आपका 6 एम्पियर हो गया करंट। तो जहां जहां रेजिस्टेंस था ना, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो जैसे मुझे अगर यहाँ करंट निकालनी थी, तो मैंने ये निकाला, तो ये तो बोला कि भाई 12 है, 0 है, बाय रेजिस्टेंस आपका 2 आ गया, तो 6 एम्पियर करंट आ गई। तो ये करंट आ गई बेसिकली आपकी 6 एम्पियर। तो कुछ करंट आ गई कि भाई यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, ये 2 एम्पियर होगा, ये 6 एम्पियर होगा। लेकिन जहां पे रेसिस्टेंस नहीं है वहां कैसे करंट हम निकालें, कि आपको इस बैटरी के क्रॉस करंट कैसे आप निकालोगे, यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, इस वायर में करंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो सेकंड स्टेप होता है अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ, ये वाला एक्सपेरी बिना किरचॉफ करंट लॉ के भी तो हो सकता है। क्या चीज बेटा,
फिर ये वाला। हाँ, इसके लिए तो जरूरत नहीं है आपको, नहीं, लेकिन मतलब ये मतलब वो मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालने के लिए किरचॉफ करंट लॉ की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जगह के लिए लगाना पड़ेगा, और वो उस फॉर्म में नहीं लगा रहे हैं जिस फॉर्म में आप समझ रहे हो। मतलब इसमें सिग्मा आई जीरो करने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई अननोन है ही नहीं। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट आउटगोइंग के इक्वल होगी। तो सर यहाँ पे तो सर 8 एम्पियर जाएगी ना? हाँ, 8 एम्पियर जाएगी, बिल्कुल सही, वही किरचॉफ करंट लॉ से ही तो आया वो, कि सम ऑफ यस सर। सर 2 एम्पियर आउटगोइंग प्लस करंट। 6 एम्पियर सर 8 एम्पियर जा रहा होगा यहाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि इधर अगर 6 एम्पियर जा रहा है, ये 2 एम्पियर जा रहा है, तो कहीं से इनकमिंग तो होगा ना, 8 एम्पियर हो गया, बस हो गया। तो अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ टू फाइंड आउट, है ना, करंट इन अदर पार्ट, करंट इन अदर पार्ट, कि जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे करंट निकालने के लिए हम किरचॉफ करंट लॉ निकालेंगे। तो आपको पता है किरचॉफ करंट लॉ होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सर ये एंड ये सब सर ये 11th एंड 12th का है ना? किसमें? सर ये 11th एंड 12th क्लासेस का है ना? नहीं नहीं नहीं, इसी 10th में तो सर्किट एनालिसिस में आता है, एनटीएससी में पूछ सकते हैं आपको, अच्छा ओके सर। पूछ सकते हैं एनटीएससी में से आप, है ना। तो ये आपका आ गया इस तरह से, तो यहाँ पे 6 एम्पियर चला गया, 2 एम्पियर चला गया, यहाँ पे 8 एम्पियर आ गया। इसके बाद आप देखो, यहाँ पे 8 एम्पियर गया है, यहाँ पे 1 एम्पियर गया है, तो कहीं से 9 एम्पियर आया होगा ना, वो कहाँ से आया होगा, यहाँ से, है ना, कि 9 एम्पियर करंट यहाँ से आया और 1 और 8 में डिवाइड हो गया। अगेन यहाँ से 1 एम्पियर गया, यहाँ से 2 एम्पियर गया, तो 1 और 2 दोनों मर्ज हुए, 3 एम्पियर यहाँ से लगा। हाँ, कि भाई इनकमिंग करंट अगर है तो आउटगोइंग जरूर होगी, ये तो किरचॉफ करंट लॉ है। तो अगर जैसे आपने सही बोला कि अगर 6 इधर गया, 2 इधर गया, तो इनकमिंग 8 होगा। इधर से अगर 8 जा रहा है, इधर 1 जा रहा है, तो कहीं से इनकमिंग होगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 है, इधर से 1 है, तो इधर 3 चला जाएगा। तो सारे एंड सर हर पार्ट की करंट आपने निकाल लिया, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस मैंने तो कोई यूज किए नहीं इसमें, है ना, कि हैव नॉट। एक्सक्यूज मी सर। आप बताओ। सर आपने सर यहाँ पे सर जीरो क्यों लिया था? रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, इस मेथड का ये पर्पज है, मतलब जीरो कोई ना कोई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है ना आपको। अच्छा तो सर आप किसी भी पॉइंट तो पड़े, जंक्शन पॉइंट को सर आप जीरो ले सकते हो? हाँ, किसी पॉइंट को जीरो ले लो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि मतलब यहाँ पे जीरो लेना, आप चाहते तो यहाँ भी ले सकते थे। तो अगर सर यहाँ पे जीरो लेते तो फिर कैसे कैसे आता? वो मतलब देखो वैल्यूज चेंज हो जाती है, लेकिन करंट की वैल्यू सेम ही आती है। यस सर। सर लाइक अगर सर यहाँ पे सर राइट साइड पे मान लेते सर जीरो है। जीरो है तो ये -12 हो जाता अच्छा है ना, और ये -12 + 8 ये 4 हो जाता ओके सर। है ना। अगर जीरो है ना, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो -12 हो जाएगा ये, और एंड से आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो सर वहाँ पे 4 वोल्ट हो गया। हाँ, +4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, चाहे आप कहीं भी रेफरेंस ले लो, ओके सर। चेंज आएगा। जैसे मैं रेफरेंस को चेंज कर देता हूँ, वैसे तो हम ऐसा रेफरेंस लेते हैं जो थोड़ा सा सुटेबल हो, अगर आपने रेफरेंस चेंज भी कर लोगे, उससे कोई भी चेक कर लेते हैं, करंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। जैसे मैंने क्या किया ना, कि यहाँ रेफरेंस ना लेके, क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, है ना, कि मैं कोई रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, है ना, ये आपका ऐसा है ना, तो उससे हर पॉइंट के पोटेंशियल चेंज होते जाएंगे, लेकिन करंट पोटेंशियल के ऊपर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल रेफरेंस, तो इट विल। एंड सर आप सर आज आप ही क्लासेस लेंगे सारी फिजिक्स की? नहीं नहीं, अभी तो गुंजित सर मेरे ख्याल से ये सिक, उनकी तबीयत खराब है ना, अच्छा। तो है ना, फॉर फ्यू क्लासेस, जब तक उनको रिकवर नहीं होते हैं, ठीक, अदरवाइज ही। सर मेरे ना एक्चुअली सर कुछ डाउट्स थे सर दूसरे चैप्टर में से, एंड सर कल मेरा एनएसओ का एग्जाम है। हाँ तो हाँ सर आप ठीक है। उसके लिए वो डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ओके सर। मैं भी भेज देता इस हूँ। नंबर पे व्हाट्सएप भेज देना मुझे। सर मेरा इस नंबर है सर, आपने लास्ट ईयर पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सर कुशाग्र। हाँ, कुशागर, आप थे तो यार 9th में थे ही आप, यस सर 9th में था मैं। है ना, आई विल दैट। ओके अच्छा, सर। कुशागर आप 9th में हो गए ना, 9th में पढ़ा होगा। यस सर 9th में था सर आपके साथ। ये आपका आ गया, 8th आ गया, 12th आ गया, एंड ये आपका 2 आ गया, है ना, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, है ना। ऐसे इस नंबर पे आप भेज दो, वैसे आपके पास है ही, आप तो लास्ट ईयर पढ़ते यस सर। हैं, ये आपका जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये आपका जीरो आ गया, जैसे आपने बोला यहाँ पे जीरो ले लेंगे तो क्या होगा,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ -12 हो जाएगा। -12 + 8 जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो क्या फर्क पड़ा, 4 - 0/4, 1 एम्पियर करंट आ गई आपकी, है ना। कि यहाँ से सॉरी, ये 4 नहीं होगा, ये -12 + 8, हाँ ठीक, 4 यस सर, मैं -4। है ना, 4 आपका आ गया इस तरह से। तो इस तरह से करंट आपकी आ गई, है ना। तो 4 से 0 की तरफ आपका करंट चला गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका गया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया इसे। सर यहाँ पे तो सर -12 + 8 कर रहे थे ना? हाँ, -12 + 8। सर वो तो फिर सर -4 हो गया है। हाँ, 12 + 8 -4 हो जाएगा। तो अगर ये -4 होगा तो करंट की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगी, बिकॉज 0 इज मोर देन -4, यस सर। है ना। तो 1 एम्पियर करंट आ गई, ओके सर। एम्पियर ही आ गई, है ना। कहीं भी सेम ही रहेगा, है ना। अगर ये 0 है तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, है ना। यस सर। की वैल्यू चेंज नहीं होती, रेफरेंस आप कोई भी चूज कर सकते हो, यू कैन चेंज चूज एनी रेफरेंस ऑफ दिस, है ना। तो ये बड़ा एक पावरफुल मेथड होता है ना। तो अपॉर्चुनिटी, तो मैंने बोला चलो ये बता देते हैं आपको, है ना। तो ये काफी मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये मेथड एक्सट्रीमली यूजफुल है ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको ट्राई करो आप सब लोग, इसका सही आंसर मुझे देना, ये आप लोग सॉल्व करोगे खुद से, है ना। इसमें भी किसी अननोन की जरूरत है ही नहीं आपको, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी अननोन, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपकी कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे आप एक रेजिस्टेंस लगा दो ऐसे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने दो। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा लिया, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया, है ना। और एक आपका रेजिस्टेंस बैटरी जो होगी वो यहाँ पे आ गई, और एक आपका रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। दीज आर द रेजिस्टेंस, है ना। तो इस वैल्यूज में देता हूँ कि सपोज ये आपका 12 वोल्ट है, ये आपका 4 वोल्ट है ना। ये आपका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, सपोज आपका 4 ओम, ये आपका 2 ओम एंड 2 ओम, है ना। तो मैं करंट की कुछ मार्किंग कर देता हूँ कि यहाँ से अगर कोई करंट I1 जा रही है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, है ना। यहाँ पे सपोज कोई I2 करंट जाती है, यहाँ पे आपकी I3 चली गई, I2 अगेन फिर से डिवाइड होगी तो यहाँ पे I4 चली जाएगी, और यहाँ पे I5 चली जाएगी, है ना। और I4 यहाँ से आएगी, और यहाँ से I6 चली जाएगी, है ना। तो इसमें भी 6 अननोन्स है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, कितना कितना होगा, कैलकुलेट कर दिया सर। ये आप बता सकते हो बहुत इजीली। थोड़ा सा एंड दे देता हूँ कि आप रेफरेंस यहाँ ले लो, वैसे तो कहीं भी लोगे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ले लो रेफरेंस आप, यस सर, हम खुद सॉल्व करेंगे सर ये वाला। दोस्तों कहीं भी कर सकते हो आप।
क्या गॉट द आंसर? हाँ, कुशाग्र गोयल, आपके दो आंसर सही हैं। सर इसमें बस एक जगह कंफ्यूजन थी। नहीं ये तो सही, ये आप सही नहीं बताया है, ये तो ठीक नहीं है आंसर आपका। ये I2 की वैल्यू सही नहीं बता रहे हो शायद आप। कैसे हो सकता है सर पहले I2 की मुझे आप वैल्यू I1 बता दो, सबसे पहले मुझे आप I1 कितना होगा एंड I3 कितना होगा जहां जहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और I4 कितना होगा, बाकी तो बाद में निकालेंगे। सर I4 तो सर 2 एम्पियर आना चाहिए। I4 2 एम्पियर आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड I3 कितना आ रहा है? अंकित, I2 1 एम्पियर। अच्छा, चेक करता हूँ अभी। कहीं पे करंट जीरो भी हो सकती है, ध्यान रखना। कोई नहीं कि करंट कहीं पे फ्लो हो ही हो, कहीं पे जीरो भी हो सकती है। सर I1 2 एम्पियर है। हाँ, I1 is 2 एम्पियर, करेक्ट आंसर है। ठीक है। I4 is also 2 एम्पियर, है ना। इनफैक्ट I3 भी 2 एम्पियर होगा। ये सर I3 भी सर 2 एम्पियर आ गई। I4 भी 2 एम्पियर है। ये तो रेजिस्टेंस वाले सारे आ गए, बाकी जगह पे किरचॉफ करंट लॉ यूज करके देखो कितनी करंट फ्लो हो रही है। सर I2 से 0 आ रहा है। I2 जीरो सही है। एंड सर I5 आ रहा है। सर I5 भी सर 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है। I6 में 0 होगा सर। I6 भी जीरो आ रहा है। हाँ, I6 भी जीरो होगा, सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है, ये आंसर सही है। यस I6 भी जीरो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया आपने। देखो आगे ना करंट, मतलब कहीं पे करंट फ्लो होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। करंट कहीं सर्किट में नहीं भी फ्लो हो सकती है ना। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको, सबको आना चाहिए, है ना। कुछ नहीं था, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मेंटली मैं सॉल्व कर रहा था, मैं आपके क्वेश्चंस को मेंटली वेरीफाई कर रहा था, है ना, कि जो भी आंसर थे मेंटली। यस सर मैंने भी सर सारे मेंटली करे। हाँ, मेंटली हो जाते हैं। अगर आप किरचॉफ इक्वेशंस के चक्कर में पड़ोगे फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इतने नंबर ऑफ अननोन्स हैं कि सॉल्व करना ही मुश्किल है आपको। ये आपका सर्किट था, है ना, बीच में आपने एक बैटरी लगा दी, है ना, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था। ये कोई क्वेश्चन था आपका। ये आपको दिया हुआ था 12, ये आपका था 4, ये आपका 2, 2 और ये 4, है ना। ये तो मैंने जस्ट आपके आंसर चेक करने के लिए I1 I2 I3 लिखा, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको।
अब आपको रेफरेंस जीरो यहाँ भी ले सकते थे, ऊपर भी चाहो ले सकते, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने यहाँ जीरो ले लिया, तो मैंने जब जीरो लिया ना तो बेस वाले सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं ना। तो कोई रेजिस्टेंस या बैटरी जब नहीं होती तो सारे पोटेंशियल जीरो हो जाएंगे। तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अब ये आपका 4 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। अगर ये जीरो है तो ये 12 हो गया, तो ये भी 12 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई इसमें नो नहीं नहीं। तो अगर मुझे यहाँ करंट निकालनी है कितनी होगी, तो 12 से 12 minus 4 by 4 2. हाँ, तो ये 12 माइनस 4/4 हो जाएगा, तो ये 2 एम्पियर हो गया। तो यहाँ से करंट आपकी 2 एम्पियर आ गई। यहाँ करंट निकालनी है मुझे, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 0/2, 2 एम्पियर हो गया। यहाँ करंट निकालनी है, पहले रेजिस्टेंस वाले निकाल लेंगे हम, यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है। So 2. हो गया 4 माइनस 0/2, ये भी 2 एम्पियर हो गया। ये वाली करंट भी आपकी 2 एम्पियर। तो पहले तो वहां रेजिस्टेंस करंट निकाला जहां पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से 2 एम्पियर आ गया, ये भी 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर। तो आप थोड़ा ध्यान दो इस जंक्शन पे, अगर 2 एम्पियर आ रहा है, पूरा 2 एम्पियर नीचे चला गया, फिर तो इधर तो कोई करंट ही नहीं होगी ना, यहाँ पे But मैं एक doubt. है ना, यहाँ पे तो कोई करंट होगी नहीं इस जगह पे। Excuse me sir. हाँ बोलो। Sir but sir current तो sir वहाँ अलग नहीं करते हैं। थोड़ा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। Excuse me sir. हाँ बोलो। सर करंट तो सर वहां जाना ज्यादा पसंद करेगा ना सर जहाँ पे वो रेजिस्टेंस ना हो। हाँ वो सही बात है, आपका रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन वो पैरेलल पाथ के लिए होता है, लेकिन यहाँ सारे पैरेलल नहीं है, तो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है ना। अगर दो पाथ उसके पास पैरेलल हैं तो रेजिस्टेंस अच्छा वाले नहीं जाएगा, विदाउट रेजिस्टेंस वाले में चला जाएगा। अच्छा ये सारे पाथ पैरेलल नहीं है ना। सर ये सीरीज में थे। हाँ मतलब सीरीज पैरेलल मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीज है, जैसे कुछ सीरीज होता है, कुछ पैरेलल होता है, यस सर। रेजिस्टेंस होते हैं जो सीरीज पैरेलल में नहीं भी होते हैं। तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में हम वैसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ जैसे अगर ये कोई होता कि रेजिस्टेंस है और एक कोई वायर ऐसे लग गया और इससे कोई बैटरी लग गई है ना, तो जो करंट होगी वो इस पाथ को फॉलो कर लेगी, है ना। अच्छा ये सब पैरेलल में ट्रू होता है। हाँ वो पैरेलल में बात करते हैं कि वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है ना। सिंपल सर्किट में हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो 2 एम्पियर आ गया, तो यहाँ कोई करंट नहीं है ना। तो ये तो सारी चीजें आपने बोल दी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर है। अब इस I2 की वैल्यू 0 हो गई आपकी, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई करंट जाएगा ही नहीं। अब आप थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे अगर 2 एम्पियर है तो यहाँ से भी 2 एम्पियर आएगा, है ना, और इधर भी 2 एम्पियर जाएगा, है ना। ये भी क्या होगा, बेसिकली आपका 2 एम्पियर चला जाएगा, और ये 2 एम्पियर जो करंट था वो इस तरफ चला गया ऐसे 2 एम्पियर इस लूप में। तो एक 2 एम्पियर करंट इस लूप में मूव कर रहा है और एक 2 एम्पियर करंट आपका इस लूप में मूव कर रहा है। बीच में इन दोनों जगह पे कोई करंट होगा ही नहीं, है ना, कि 2 एम्पियर जो करंट होगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी। हाँ ये थोड़ा सा I5 गलत दिया आंसर आपने, ये वाला जो होगा ना ये 2 एम्पियर होगा, क्योंकि भाई यहाँ से 2 एम्पियर आया, इस जगह पे 2 एम्पियर गया, ये वाला करंट भी तो 2 एम्पियर ही होगा ना। इसी को तो आपने I5 एज्यूम किया है, ये 2 एम्पियर करंट इस लूप में मूव करेगा, है ना। इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो दो जगह पे करंट 0 हो जाएगी, इस जगह पे ना तो यहाँ पे कोई करंट होगा ना ही यहाँ पे कोई करंट। तो ये आपका आंसर सही है, तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, है ना। इसी को मेंटली आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हम कर सकते हैं इस तरह से। सर ये जो फॉर्मूला था सर I is equal to change in voltage by resistance, ये सब वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे सर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्योंकि सर जहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं सही बात। लगे हुए हैं सर वहाँ पे तो फिर सर 0 ही आ जाएगा ऐसे तो। हाँ वहां पे मतलब अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ वहां पे किरचॉफ 0 कोई जरूरी नहीं है ना। वहां पे किरचॉफ जैसे इस केस में 0 आया कोई जरूरी नहीं है ना, जैसे यहाँ पे 0 नहीं आया ना, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ना। कोई जरूरी नहीं, जो भी किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके आता है, जैसे मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है ना कि फर्स्ट वी कैलकुलेट द फाइंड आउट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, निकाल लिया, और जहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है वहां पे जो भी किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है इनकमिंग आउटगोइंग करके, यहाँ मैंने 0 इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया कि ये 4 and 4 है इसलिए 0 हो गया, है ना। इसलिए बोला है कि 2 एम्पियर अगर आ रहा है और 2 एम्पियर पूरा का पूरा नीचे चला गया तो कोई करंट बचा ही नहीं जो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी था
कि इस लूप में इस तरह से आपने बोला 2 एम्पियर आया, हाँ यहाँ से 2 एम्पियर आया और इधर भी 2 एम्पियर ही चला गया, तो इधर से आने या जाने के लिए कोई करंट बची नहीं, तो यहाँ पे भी करंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने बोला, तो मतलब ये चीज है कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, तो ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है या कोई बैटरी है, वो इनकमिंग आउटगोइंग को इक्वेट करके जो ही बैलेंस करंट होगी वो फ्लो कर जाएगी। अगर बैलेंस है तो फ्लो होगी, नहीं बैलेंस है तो नहीं फ्लो होगी, है ना। कि अगर बैलेंस है तो फ्लो होगी, नहीं बैलेंस है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक मेन कंसेप्ट होता है ना। तो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं तो सिंपल सी चीज है, नोडल एनालिसिस में सबसे पहले जीरो एज्यूम कर लिया हमने, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, ये ऑप्शनल पॉइंट है थर्ड। अगर कोई अननोन है जंक्शन तो वहां पे सारी करंट का सम जीरो करके वो अननोन निकाल लिया, है ना। अगर नहीं है कोई अननोन फिर तो सीधे हम इस स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 4, करंट हम रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल लेंगे, और जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है स्टेप नंबर 6 में हम क्या अप्लाई कर देंगे, किरचॉफ करंट, है ना। कि भाई इनकमिंग आउटगोइंग करके जो भी बैलेंस बचता है उसको आप अप्लाई कर दोगे, अगर बैलेंस नहीं बच रहा है तो नहीं फ्लो होगी करंट, है ना। दिया जाना बस में, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इसके आप मास्टर होते जाओगे, है ना। तो जैसे आपने कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखा ना, मेंटली मूव कर जाते हैं सर्किट में, है ना। Yes, sir. है ना, तो कर सकते हैं। सर हाँ बताओ। सर आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा सकते हैं सर, जिनमें से गैल्वेनोमीटर्स एंड सर एमीटर्स भी हो, एंड सर उनके अक्रॉस से रेजिस्टेंस यही सब बतानी हो बता दूंगा मैं आपको, सर, क्योंकि वो क्वेश्चन सर थोड़े ट्रिकी लगते हैं सर। मैं बता दूंगा, गैल्वेनोमीटर एमीटर बिल्कुल बता, है ना। बहुत अच्छी चीज होती है वो, सर्किट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही होता है एक्सपेरिमेंट का, है ना। कि एक्सपेरिमेंट का इंटरेस्टिंग पार्ट वही होता है ना। तो बता दूं मैं आपको। आज तो खैर अब मेरे ख्याल से आपका टाइम एक ही 1 आवर की क्लास थी ना आज। यस सर, 1 आवर की क्लास थी। हाँ तो आज तो करेंगे, फिर कभी अगर नेक्स्ट क्लास लगेगी ना तो आई विल, यस सर। है ना। यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। एक्सक्यूज मी सर। बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे भेज दो, ओके सर, मैं आपको सर भेजूंगा डाउट्स यू कैन सर। सेंड, मैं उसको आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके या व्हाट्सएप पे ही उसका क्वेश्चन दे दूँ। सर आप आज ही के सर, लाइक आज ही आप क्लियर करवा सकते हैं डाउट्स, क्योंकि सर कल से टेस्ट ही है मेरा। आज ही करवा दूंगा मैं, अभी भेज दो आप, विद इन हाफ एन आवर हो जाएगा। ओके सर, मैं सर अभी भेज और दूंगा। है ना, आज ही करवा ओके सर। भाई। ओके टेस्ट सर। के पास तो हम 24/7 अवेलेबल हैं। ओके सर। आपका कोई एग्जाम है या टेस्ट है तो हम किसी भी टाइम पे अवेलेबल हैं। जैसे जे एडवांस बच्चे देने जाते हैं तो रात को 2 बजे भी क्वेश्चन भेजते हैं, है ना। उस दिन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Have a सर nice कैन day. यू सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल? हाँ आई विल सेंड यू, ओके सर। भेज देना मुझे आप, व्हाट्सएप कर देना, ये नंबर मेरा जिसके पास है, ठीक है। अदरवाइज यस सर। आप मैसेज कर दो, ओके सर। 88 00898127। जो लास्ट ईयर स्टूडेंट थे उनको तो पास तो होगा, जो नहीं है यस सर। मुझे भेज देना, मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा जो भी। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।